नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप क्लास 9 के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर कर सकते हो। जितना भी आपको डाउट है क्लास में या स्कूल में या ट्यूशन में, अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर कोई भी टॉपिक में कुछ भी छोटा सा डाउट रह गया तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हो और इस सीरीज में सारे छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। राइट, तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जो एनसीईआरटी का है, राइट, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो बच्चों, ग्रेविटेशन के बारे में आप सबको तो पता ही होगा, बट हम 9th क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में कुछ और विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें ग्रेविटेशन होता ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ोगे, फिर अर्थ एंड मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही क्यों आता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज के कोई बिल्डिंग के ऊपर से कोई चीज को ऐसे ड्रॉप कर दिया तो वो कहां जाता है, नीचे ही जाता है। राइट, तो हमें माइंड में ऐसा कभी भी स्ट्राइक होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों आता है। राइट, वो जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है centrifugal and centripetal. As we know, there are two types of forces. There are so many types of forces, but currently we are talking about only centrifugal and centripetal. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल एक ऐसा फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, राइट, वो सेंटर से लग रहा है। कहां से लग रहा है? सेंटर से। उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल में एक ऐसा एक थ्रेड लेना है, उस थ्रेड को किससे बांधना है हमें? स्टोन से। व्हेन वी टाई द स्टोन विद द थ्रेड, नाउ वी हैव टू डू द सर्कुलर मोशन। उसको क्या करना है हमें? ऐसे गोल 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 घुमाना है। जैसे ही गोल घुमाएंगे तो ये जो स्टोन है किस तरफ जाने का ट्राई करेगा? बाहर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। इन शॉर्ट, वी आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम सेंटर। हम कहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? एक्चुअल में हम सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो सेंटर से बाहर की तरफ है। किस तरफ है? सेंटर की बाहर। तो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो उसका ही थोड़ा उल्टा वर्जन है। वो क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, राइट, सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, सिंपल, अगेन सेंटर से दूर अगर फोर्स लगाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर से नजदीक फोर्स लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं कि भाई सन है, सन के आसपास क्या घूम रहे हैं? सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, राइट। तो ये घूम क्यों रहे हैं सारे प्लैनेट्स? राइट, अपनी जगह पे क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि यहां पे सन जो है उसके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अंदर की तरफ आ रहा है, राइट, और सारे प्लैनेट्स है उसके पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो किस तरफ जाने का ट्राई कर रहे हैं? बाहर की तरफ। तो यहां पे जो सारे प्लैनेट्स फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा होगा? सेंटर से दूर जाने का ट्राई कर रहे तो वो होगा सेंट्रीफ्यूगल। और ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का जो सेंटर की तरफ खींच रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। ओके, तो ग्रेविटेशन में ये दो चीज जाननी जरूरी है कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्री। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, राइट, बट आपको पता होना चाहिए। आपने बचपन में
किया ही होगा कि दो हाथ पकड़ के ऐसे घुमाई, राइट, सर्कुलर। तो यहां पे फोर्स लग रहा है कहां पे, हाथ से किस तरफ फोर्स जा रहा है, बॉडी की तरफ। जब हाथ से बॉडी की तरफ फोर्स आ रहा है तो सेंटर से दूर फोर्स जा रहा है। सेंटर से कहां फोर्स जा रहा है, दूर। जब सेंटर से दूर फोर्स जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंटर के नजदीक अगर फोर्स आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। जैसे कि हमें पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो आजू बाजू ऐसे घूमता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल इन द ग्रेविटेशन। समझ में आ गया? So now our next topic is, जब अर्थ के ऊपर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये दो ऑब्जेक्ट है, उस दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट वी हैव टू फाइंड। वो अट्रैक्शन फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब वो क्वांटिटीज कौन सी हो सकती है? तो लेट्स टेक टू ऑब्जेक्ट, the first object here, second object, we have to take this, right? The mass of the first object is m1, mass of the second object is m. We have to find the attraction force between two objects. इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमें अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए हमें ये दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, जिसका ऑब्जेक्ट 1 का मास कितना है, m1, ऑब्जेक्ट 2 का मास कितना है, m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने का ट्राई करेंगे। एक्चुअल में हमें वो दिखेगा नहीं, राइट, बट वो फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। The universal gravitation law says that attraction force F between two objects is directly proportional to product of their masses। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है ना? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। When two numbers will be multiplied together and we find the answer that is the product of their object. For example, if we have a two number 2 and 5, the product of 2 and 5 is 10, right? So here we can say that the product of the objects, two masses are m1 and m2। उन दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। चलो ये एक चीज हो गई, एक स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट होता है कि पूरे यूनिवर्स में, सुनना ध्यान से बच्चों, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, उसके मास के प्रोडक्ट जो होता है मास का, उसके प्रोपोर्शन में होता है। अंडरस्टैंड? तो एक चीज हो गई। अब दूसरा स्टेटमेंट ऐसा बताया है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों ये बताओ मुझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं? मैथ्स में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसा प्रोपोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू थिंग्स, व्हेन द फर्स्ट थिंग विल बी इंक्रीज, उसके साथ अगर दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हम जितना खाना ज्यादा खाते हैं, हमारा मास है वो उतना ही बढ़ता रहता है। जितना कम खाएंगे उतना हमारा मास क्या होगा, कम होगा। दैट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
राइट। एक चीज इंक्रीज हुई, यहाँ पे दूसरी चीज भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। दैट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन किससे बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन इससे बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई थिंग है वो इंक्रीज होती है तो दूसरी थिंग की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। कोई चीज इंक्रीज, कोई चीज डिक्रीज, कोई चीज इंक्रीज, कोई चीज डिक्रीज होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको क्लास में टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट में 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना है, तो वो 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे 5 दिन में। अब आपने क्या किया कि 2 जने के बदले 4 का ग्रुप बना दिया। अब जब 4 का ग्रुप बना है तब वो जो 5 डेज में कंप्लीट होने वाला था प्रोजेक्ट, वो अब कितने दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, राइट। यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, यहां पे टाइम विल बी डिक्रीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, टाइम विल बी डिक्रीज। कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन। जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो उसको हम किसमें, रेशियो में लिखते हैं। तो यहाँ पे फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, ये जो डिस्टेंस दिया है ना आपको, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो 1/d²। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट के हिसाब से हमने ये फॉर्मूलाज लिखे। देखो बच्चों, F is directly proportional to their product of masses and force is inversely proportional to their squared distance। समझ में आ गया। नाउ अब देखो, RHS में m1 m2 and d² है, LHS में f है। ये देखो फोर्स तो सेम है, फोर्स सेम है तो दोनों को साथ में हम लिख देते। दोनों को जब हम साथ में लिखे तो F is directly proportional to m1 m2 upon d²। This we can write, ओके। ये लिखने के बाद हम आगे ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर हटानी है तो F इज इक्वल टू, हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट। तो यहां पे हम F इज इक्वल टू कैपिटल G, दैट इज द कांस्टेंट। सो वी आर पुटिंग हियर कांस्टेंट m1 m2 डिवाइड बाय d²। ये जो G मिला ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसके ऊपर से हमने फाइंड किया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या बोलता था, याद करो बच्चों, याद करो कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, उसके मासेस के प्रोडक्ट प्रोपोर्शन में होता है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, एंड डिस्टेंस के स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। किसके, स्क्वायर डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या कर देना हमें, स्क्वायर, उसका इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d²। और G की वैल्यू है, राइट, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। बच्चों यूनिट क्या आएगा, हमें पता है यूनिट क्या होता है, राइट। यूनिट हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले यहां हमें G को क्या बनाना पड़ेगा, होस्ट बनाना पड़ेगा। चलो G को होस्ट बनाएंगे तो d² है, डिनोमिनेटर में इस तरफ आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा तो F मल्टीप्लाई d², और m1 m2 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा m1 m2। As we know, the unit of the force is Newton, unit of the distance is meter. That's why we can write here meter square. The unit of the mass are kg. But यहाँ पे 2 masses है, that's why we can write here kg square. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस। गॉट इट, समझ में आ गया, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिला, और ये फॉर्मूला है दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक फॉर फाइंडिंग द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना है उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। तो क्या होगा, F
इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाओ, आप मार्स पे चले जाओ या फिर जुपिटर पे चले जाओ या फिर प्लूटो पे चले जाओ, जी की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी, जी विल नॉट चेंज। इसीलिए बोला यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब तो पता ही है सबको, क्या होता है? जिसमें सारी सोलर सिस्टम, सारी गैलेक्सीज अवेलेबल है, जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो ये जो जी है वो क्या है? हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लो, उसके ऊपर से हमने ये पूरा डेरिवेशन निकाला। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।